नमस्कार मित्रों, मैं जीएस गौड़ नेट जेआरएफ के एक नए टॉपिक के साथ आज हम पाश्चात्य विचारकों में हन्ना आरेंट को पढ़ रहे हैं। समकालीन पाश्चात्य जर्मन अमेरिकी दार्शनिक और एक राजनीतिक सिद्धांतकार हन्ना आरेंट को कहा जाता है, जिनका जन्म 14 अक्टूबर 1906 में हैनावर जर्मनी में यहूदी परिवार में हुआ। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि इनका जन्म हुआ था 1906 में और इनकी मृत्यु हुई थी 4 दिसंबर 1975 में। और जहां जर्मनी में ये वो समय है जब बीच में इनके समय में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, या विश्व युद्ध से पहले जब हिटलर का उदय हुआ था। और इनका जन्म चूंकि जर्मनी में हुआ था, यहूदी परिवार में हुआ था, तो यदि मैं आपको उस समय की घटनाओं में ले जाऊं तो यहूदियों का जर्मनी में काफी अत्याचार किया गया और इस वजह से इनको जर्मनी छोड़ना पड़ा, क्योंकि जर्मनी में नाजीवाद का उदय हो गया था। इसी के साथ सोवियत संघ में स्टालिनवाद का उदय हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में था। उससे पहले साम्यवाद का उदय हो गया था। तो नाजीवाद के उदय होने के कारण और जर्मनी में यहूदियों के लिए मुश्किलात पैदा होने के कारण ये वहां से भागकर फ्रांस, कुछ समय फ्रांस में रही और फ्रांस के रास्ते से फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में चली गई और वहां पहुंचे और 1941 में वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली और आखिरी समय तक ये अमेरिका में रही। एक इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है हन्ना आरेंट ब्लूचर। ये एक काफी अच्छा फैक्ट है जो प्रश्न के रूप में आ सकता है। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति का अपने समय पर असर होता है, अपने समय का असर होता है। नाजीवाद और स्टालिनवाद के समय में हन्ना आरेंट पर सर्वाधिकारवाद जो था उसका प्रभाव पड़ा और इनके विचार जो स्वतंत्रता के विचार है, शक्ति के विचार है, सर्वाधिकार के विचार है, ये इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्योंकि उस समय वो जो समय था वो सर्वाधिकारवाद का समय था। पूरा विश्व में जर्मनी का काफी प्रभाव था, जापान का प्रभाव था, साम्यवाद का प्रभाव था। इन्हीं की वजह से पूरा विश्व डरा हुआ था और जिसके पूरे विश्व पर प्रभाव भी नजर आ रहे थे, तो इनके विचारों पर भी उनका प्रभाव पड़ा। उन्होंने जो कुछ देखा उसके बारे में उस समय लिखा। बुक्स की यदि बात कर लेते हैं तो बुक्स में पहली जो पुस्तक है था ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, यानी सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति, जो उन्होंने 1951 में लिखी और इसमें इन्होंने सर्वाधिकार की बात की है। दूसरी जो पुस्तक है इनकी द ह्यूमन कंडीशन, मानवीय दशा का एक विवेचन, 1958 में इन्होंने लिखी, जिसमें इन्होंने स्वतंत्रता का विचार दिया, यानी विचार की स्वतंत्रता की व्याख्या की। तीसरी जो इनकी पुस्तक है वो ऑन रिवोल्यूशन, क्रांति एक विवेचन, 1963 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी, 1963 में, और इसमें उन्होंने क्रांति का विश्लेषण किया। चौथी जो पुस्तक है ऑन वायलेंस, हिंसा, विचार और विवेचना, 1969 में इन्होंने लिखी और इसमें अपने शक्ति से संबंधित यानी शक्ति का विश्लेषण किया। शक्ति क्या होती है, शक्ति के बारे में कुछ अलग से विचार इन्होंने दिए जो इस पुस्तक में ऑन वायलेंस में दिए गए। और इन्होंने एक निबंध के रूप में भी एक पुस्तक लिखी थी जो ऑन पब्लिक हैप्पीनेस, 1970 में। ये इनकी अंतिम पुस्तक थी जो एक निबंध के रूप में आई थी। और इन्होंने अमेरिकी जो लोकतंत्र है उसका जो अनुभव किया, वहां रहकर उन्होंने जो अनुभव किया उसकी सराहना की और क्या बात उनकी की, विस्तृत रूप से अपनी इस वीडियो में इनके जितने भी सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति है, विचार की स्वतंत्रता है, क्रांति, शक्ति और अमेरिका लोकतंत्र के बारे में इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो इनका विचार है वो है स्वतंत्रता के बारे में हन्ना आरेंट क्या कहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वतंत्रता में विचार की स्वतंत्रता की व्याख्या वो अपनी पुस्तक द ह्यूमन कंडीशन में करती है, जो 1958 में आई थी। स्वतंत्रता के बारे में इनके क्या विचार हन्ना आरेंट ने, इन्होंने उस समय क्या देखा, उसके बारे में ये क्या कहती है। इन्होंने जो स्वतंत्रता के तहत प्राचीन और आधुनिक समाजों की तुलना की। प्राचीन कौन से समाज, जो यूनान के नगर राज्य थे उनकी, और वर्तमान में आधुनिक लोकतंत्र की इन्होंने तुलना की। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में जो राजनीतिक जीवन की प्रधानता थी। अब यहां मैं आपको अरस्तु की याद दिलाना चाहूंगा। राजनीतिक जीवन यानी वहां पर अरस्तु जो है वो नागरिक भी उन व्यक्तियों को मानते हैं जो राजनीतिक जीवन में भाग लेते हैं, न्याय में भाग लेते हैं, यानी जिनके पास अवकाश हो, जो प्रशासन में भाग लेते हो, न्याय व्यवस्था में भाग लेते हो। तो जो राजनीतिक जीवन की प्रधानता उस समय थी और वर्तमान आधुनिक युग में ये राजनीतिक जीवन की जो विशेषता है वो लुप्त हो गई। क्या नहीं है आधुनिक युग में, वो ये कहना चाहती है कि पुराना जो राजनीतिक नगर राज्य थे
उनमें राजनीतिक जीवन का अर्थ था नगर राज्य में सामान्य स्तर के व्यक्ति सामूहिक आदर्शों से प्रेरित होकर समुदाय की सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को तत्पर रहते थे। यानी जो नगर राज्य थे वहां पर जो व्यक्ति होते थे उनका निजी कोई आदर्श नहीं था, उनका सामूहिक आदर्श होता था और वो समुदाय की सेवा के लिए राजनीति में भाग लेते थे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और हमेशा इस कार्य के लिए तत्पर रहते थे और इसी क्षेत्र में ख्याति अर्जित करने के लिए प्रयत्नशील होते थे। यही नगर राज्यों की सफलता का रास्ता या रहस्य था कि वह सत्ता सहभागिता मूलक लोकतंत्र या संस्थाओं में निहित होती, जो आपस में प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता होती थी, लोगों की सहभागिता होती थी, या फिर अपन कहें कि जो राजनीतिक जीवन में भाग लेने वाले जो नागरिक थे उनकी जो सहभागिता होती थी, ऐसी लोकतंत्र संस्थाओं में निहित होती थी। पारिवारिक और आर्थिक मामलों से जो जुड़े निजी जीवन था उसको राजनीति या सार्वजनिक जगत से पृथक रखा जाता था। उन्होंने नगर राज्य का जो चित्रण खींचा कि वहां केवल लोग राजनीतिक जीवन में भाग लेते थे, निजी जीवन को, पारिवारिक जीवन को उससे पृथक रखा जाता था। जबकि आधुनिक युग में वो क्या कहते हैं, आधुनिक युग में वो कहते हैं कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के गुण इतने आपस में मिल गए हैं, यानी राजनीतिक और पारिवारिक आर्थिक क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा मिट गई है और आज की जो राजनीतिक कार्रवाई है वो आर्थिक प्रशासन में बदल गई। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण चिंतन और कार्रवाई का विषय उत्पादन और उपभोक्ता की समस्याओं तक सीमित रह गई। ऐसी हालत में विचार की स्वतंत्रता लुप्त हो गई। व्यक्ति क्या कर रहा है? व्यक्ति उत्पादन की ओर ध्यान दे रहा है, उपभोग की ओर दे रहा है। अगर विश्व में इस समय की आप राजनीति देखोगे तो बड़ी बड़ी आर्थिक कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सारी राजनीति उनके आसपास गढ़ी जाती है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जो बड़े बड़े राजघराने हैं, रिलायंस समूह है, अडानी समूह है, या फिर बिड़ला समूह है, या और टाटा और जो बड़े बड़े समूह है, आज व्यक्ति बैंक का लोन लेके चला जाता है, लोन भी उनको मिलता है जो बड़ा घराना है। साधारण आदमी को लोन के लिए पसीने छूट जाते हैं। तो सब कुछ कहाँ इर्द गिर्द घूम रहा है? सब कुछ घूम रहा है उत्पादन और उपभोग की। पूरी राजनीति उन पे चल रही है। वो दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, सरकार को पैसा देते हैं, सरकार नीतियां भी उसी के अनुसार बनाती है। यानी सब कुछ उत्पादन और उपभोग पर चल रहा है। और ऐसे में जो सार्वजनिक जीवन में, वास्तविक सार्वजनिक जीवन में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ बदल गया है। यानी हमारे विचार करने की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ थॉट, वो लुप्त हो गया। इस दृष्टिकोण में जनपुंज समाज को बढ़ावा दिया गया। जनपुंज समाज का अर्थ है मास सोसाइटी, यानी वह स्थिति जिसमें भिन्न भिन्न जातियों या भिन्न भिन्न समुदायों या भिन्न भिन्न संस्कृतियों से संबंधित जो लोग होते हैं वो अपनी उस भिन्नता को तो भूल जाते हैं और एक जैसी परिस्थिति आने पर या एक जैसी परिस्थिति के प्रभाव से अपनी मूल परंपराओं से तो हट जाते हैं और एक जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। ये एक जैसी परिस्थिति क्या है? यह है उत्पादन और उपभोग की संस्कृति या उत्पादन और उपभोग की परिस्थिति, जिसमें व्यक्ति अपने विचार की स्वतंत्रता को भूल जाता है। तो यहां वो ये कहते हैं, तो फिर ये विचार की स्वतंत्रता क्या है? वो कहते हैं कि विचार की स्वतंत्रता भूल गए हो, तो विचार की स्वतंत्रता फिर है क्या? कैसा होना चाहिए समाज? क्या करना चाहिए व्यक्ति को आज के युग में? उन्होंने इस समस्या पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा इस आर्थिक जगत से बाहर निकलिए। राजनीति आर्थिक क्षेत्र के लिए नहीं बनी है। राजनीति किसके लिए बनी है? राजनीति विचार की स्वतंत्रता के लिए बनी है। तो वो कहता है विचार की स्वतंत्रता क्या है? हन्ना अरेंट यहाँ पर एक बात कहती है कि मनुष्य की 3 प्रकार की गतिविधि होती है। पहली नंबर 1 श्रम, जिसे लेबर कहा गया, दूसरा कृत्य वर्क, और तीसरी कार्रवाई यानी एक्शन। अब यहाँ पर वो तीनों की व्याख्या करती है। श्रम को क्या बताती है? श्रम के अंतर्गत मनुष्य अपने भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और सुख सुविधाएं जुटाता है। यह सबसे निम्न स्तर की गतिविधि है, क्योंकि ऐसा तो जानवर भी करता है। तो व्यक्ति अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो निजी जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए पूरी करता है, अपने भौतिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करता है, सुख सुविधाएं जुटाता है। तो उसने ये लोअर कैटेगरी की गतिविधि को माना। दूसरा जो आता है वो कृत्य यानी वर्क। अब व्यक्ति अपने से बाहर निकलकर समाज के लिए कोई रचनात्मक कार्य करता है, योगदान देता सभ्यता में, तो उसको श्रम कहा गया या कृत्य कहा गया है। यानी कृत्य के अंतर्गत जैसे शिल्पकार है,
कलाकार की गतिविधियां इनकी शामिल होती है, जो स्थायी महत्व की वस्तु बनाकर सभ्यता निर्माण में योगदान देते। और इसका जो स्थान है उसने श्रम से ऊपर रखा है, और सबसे ऊंचा जो स्थान रखा है वो कार्रवाई यानी एक्शन का रखा है। यानी कार्रवाई राजनीति का विषय है, जिसके अंतर्गत समान नागरिक अपनी अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हुए विश्व के बारे में अपने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? राजनीति का विषय नगर राज्यों की ओर यही काम होता था नगर राज्यों में। यानी जो विलक्षण प्रतिभा के धनी है वो अपनी प्रतिभा से अलग अलग दृष्टिकोण पर व्यक्त करते हैं। यानी इसमें प्रत्येक नागरिक कुछ ना कुछ करने और कुछ कहने को स्वतंत्र होता है। और यही बस इस तरह जहां विभिन्न व्यक्ति अपनी विचार और शक्ति के अनुसार मानव जीवन को अर्थ प्रदान करते हुए स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यानी यहाँ विचार की स्वतंत्रता है, इसलिए यही विचार का क्षेत्र है। यही विशेषताओं से सार्वजनिक जगत का ये जो दर्जा प्राप्त करती है। कौन? राजनीति सार्वजनिक जगत का दर्जा प्रदान करती है। आरंट के अनुसार आधुनिक समाज में व्यक्तियों के निजी हित की देखरेख के लिए इतने शक्तिशाली और राष्ट्रव्यापी संगठन बना दिए गए हैं कि सार्वजनिक समस्याओं की ओर ध्यान देने की गुंजाइश बहुत कम रह गई। आज अपन देखें विश्व व्यापार संगठन या जितने भी विश्व में संगठन बने हुए वो सब आर्थिक दृष्टि से प्रेरित हो गए। ब्रिक्स आप देख लीजिए, आसियान आप देख लीजिए, ओपेक आप देख लीजिए, G7 आप देख लीजिए, G20 आप देख लीजिए, जितने भी संगठन बने हुए हैं वो यहाँ का आर्थिक क्षेत्र को ऊंचा करने के लिए, निजी हितों की देखरेख करने के लिए शक्तिशाली और राष्ट्रव्यापी संगठन बन गए। और ये संगठन क्या करते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में इतने बिजी रहते हैं कि सार्वजनिक समस्याओं की ओर ध्यान देने की गुंजाइश न के बराबर रह जाती है। आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति के कारण चिंतन मनन से जुड़े दर्शन को गहरा धक्का पहुंचा, ऐसा हन्ना अरेंट का मानना है। और वह हन्ना अरेंट कहती है लोग मात्र अस्तित्व की रक्षा के लिए चिंतित और व्यस्त है, वे एक स्थायी मानव जगत के निर्माण के लक्ष्य को तो भूल ही गए। यानी लोग श्रम और कृत्य के स्तर पर तो जी रहे हैं, जो तीन चीज मैंने बताई थी, श्रम, कृत्य और कार्रवाई। श्रम अपने लिए, कृत्य कुछ थोड़ा सा योगदान, पर वो जो कार्रवाई है जिसके लिए विचारशील स्वतंत्रता होनी चाहिए, सार्वजनिक जगत बनना चाहिए, उसको लोग भूल गए। यानी विचार की स्वतंत्रता वो समाप्त हो गई है। इस स्थिति में जो लोग है वो श्रम और कृत्य पर जी रहे, बल्कि कार्रवाई की क्षमता कुंठित हो गई है, नष्ट हो गई है। और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता समाज को जन्म दे दिया, जिससे संस्कृति को निरंतर मनोरंजन उद्योग का सेवक बनाया जा रहा है। ऐसे में लोगों के विचार की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अब क्या करना पड़ेगा? कैसे इस विचार की स्वतंत्रता को जीवित किया जाएगा? तो इसको पुनर्जीवित करने के लिए सार्वजनिक और निजी जीवन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। यानी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करे, लेकिन उसको उसके लिए राज्य को बार बार आगे आना जरूरी नहीं है। यानी राजनीतिक जीवन के जो लोग होते हैं, अब यहां मैं आपको याद दिलाता हूं नगर राज्य में क्यों गई, क्योंकि प्लेटो क्या कहता था? प्लेटो कहता था जो अभिजात वर्ग है वह राजनीति में भाग ले, पर उनकी कोई निजी संपत्ति और परिवार नहीं हो। यानी उस तरह से तो ये बात नहीं कहती, लेकिन असर नजर आ रहा है। नगर राज्य को अच्छा बता रही है, प्लेटो अरस्तु का असर भी नजर आ रहा है। यानी वो राजनीतिक जीवन को पारिवारिक और आर्थिक जीवन से अलग करना जरूरी मानती है। तो इस प्रकार से वो विचार की स्वतंत्रता को जीवित करना चाहती है, राजनीतिक और पारिवारिक जो जीवन है उनको अलग करना चाहती है। ये उनके स्वतंत्रता के बारे में विचार है। आगे की कड़ी में अपन देख लेते हैं सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति के बारे में वो क्या कहती है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, दूसरे विश्व युद्ध से पहले नाजीवाद का उदय हो गया था जर्मनी में, साम्यवाद का उदय हो गया था सोवियत संघ में, जापान में, स्पेन में, इटली में, यहां सब जगह सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति हो चुकी थी। और यह उस आधुनिक युग की अभूतपूर्व घटना, ना ऐसा कभी पहले हुआ था। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में तो स्टालिनवाद और आ गया। तो आरेंट के अनुसार जो चिर सम्मत निरंकुश तंत्र है और नृशंस तंत्र है, उनके सिद्धांतों के अनुसार ये जो सर्वाधिकारवाद है इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। यानी ये जो परमानेंट निरंकुश तंत्र था वो भी नहीं, और ना ये नृशंस तंत्र था, यानी जनता को परेशान करने वाला भी नहीं था। तो फिर क्या था ये? तो वो इसको भी, सर्वाधिकारवाद को भी ये विचार की स्वतंत्रता से जोड़ती है। और वह कहती है निजी और सार्वजनिक जीवन के सारे पक्ष एक सर्वव्यापक प्रभुत्व की प्रक्रिया में विलीन हो जाते हैं।
सारे पक्ष सार्वजनिक जीवन की सर्वव्यापक प्रक्रिया, प्रभुत्व की प्रक्रिया, उसमें विलीन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया का केंद्र बिंदु एक शब्द में वैज्ञानिक विश्व दृष्टि अथवा विचारधारा है, जो प्रस्तुत आंदोलन को अपने प्रक्रिया विचार के अनुरूप समाज के निरंतर विध्वंस और पुनर्निर्माण के लिए विवश करता है। यानी उनकी सोच अपनी है, वो अपने प्रक्रिया से, अपने विचारों के अनुसार, सर्वाधिकारवाद है, उसकी अपनी प्रक्रिया है, अपनी विचारधारा है, अपना सोच है, उसके हिसाब से वो समाज का पुनर्निर्माण करना चाहती है और जो समाज था उसका विध्वंस करना चाहती है। उदाहरण के रूप में इतिहास को परस्पर, ये जो साम्यवाद था, वो इतिहास को परस्पर जातियों और वर्गों के बीच में संघर्ष के रूप में देखते हैं और इस विचारधारा के तहत मनुष्य वैसा ही सोचता जैसा वो सुचवाते हैं। यानी मनुष्य की जो सहज बुद्धि है वो कुंठित हो जाती है, इनका व्यवहारिक ज्ञान है वो छिन्न भिन्न हो जाता है और वह वही सत्य मानता है जो ये विचारधारा उसको सोचने पर मजबूर करती है। यानी सर्वाधिकारवादी जो विचारधारा है, ये लोग जो है वो सर्वाधिकारीवादी अपनी विचारधारा को पुष्टि और विरोधियों के दमन के लिए इसमें आतंक का विस्तृत प्रयोग करते हैं। यानी हिंसा के द्वारा राज्य को नष्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर हन्ना अरेंट अंतर भी बताती है कि सर्वाधिकारवाद और सत्तावाद में क्या अंतर है। सत्तावाद अलग चीज होगी, सर्वाधिकारवाद चीज अलग होगी। अरेंट इसमें अंतर करती है और कहती है कि जो सत्तावाद है वो संपूर्ण शक्ति, इसके अंदर संपूर्ण शक्ति और उत्तरदायित्व है वो राज्य में केंद्रित होते हैं। सत्तावाद में सब कुछ राज्य के हाथ में होता है, जबकि सर्वाधिकारवाद में शक्ति और उत्तरदायित्व के स्रोत एक दूसरे से कटे हुए होते हैं और एक दूसरे से परस्पर विरोधी होते हैं। यानी जिसके पास शक्ति है उसके पास उत्तरदायित्व नहीं ले रहा। इससे सर्वशक्ति कहां रहती है? सर्वाधिकारवाद में इसमें गुप्त पुलिस के हाथों में रहती है और यह सरकार के हाथों में नहीं रहती, क्योंकि सर्वाधिकार किसी और के पास है, आवरण किसी और का उड़ा हुआ रहता है। तो यहां पर सर्वाधिकारवाद में वैधानिक और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता निरर्थक हो जाती है, जबकि सत्तावाद में राज्य के पास रहती है और वहां पर वैधानिक और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता होती है। उदाहरण स्वरूप जर्मनी में यहूदियों का क्या किया गया? उस समय नाजीवाद के समय विरोध किया गया और हिटलर ने सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा दिया और यहूदियों को वहां से राज्यहीन बना दिया गया, अधिकारहीन बना दिया गया और उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया और जहां तक हो सके उनको निकालने की कोशिश की गई। और आप देखिए हन्ना अरेंट के विचारों पर यही प्रभाव पड़ रहा है। तो इन्होंने सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति को उस समय विशेष रूप से अपनी विचारधारा के अंदर स्थान दिया। आगे जो है वो क्रांति का विश्लेषण करती है ऑन रिवेल्युएशन के अंतर्गत। और उस समय जो अमेरिका क्रांति हुई थी 1776 में और 1789 के अंदर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उन दोनों में वो क्रांति के बारे में अंतर करती है कि इन दोनों क्रांतियों के अंदर क्या अंतर है। जहां अमेरिका क्रांति एक स्वतंत्र संविधान स्थापित करने में सफल हुई थी, वहीं जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो अत्याचार के रूप में ढल गई। यानी फ्रांस में व्यापक निर्धनता, जो गरीबी थी, उसकी सामाजिक समस्या ने स्वतंत्र कार्रवाई और राजनीतिक समस्याओं को पीछे धकेल दिया और उस गरीबी के कारण वहां पर अत्याचार का रूप सामने आया। अमेरिका में भी स्वतंत्र संविधान का निर्माण हुआ था, परंतु वहां के अधिकांश जो नागरिक थे वो राजनीतिक क्षेत्र से बाहर निकल गए या बाहर रह गए। यानी उनके मन में जनसेवा की भावना लुप्त हो गई। मेन राजनीति में वो जो शुरू में क्या कर रही थी, विचार की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को जनता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अमेरिका में भी ऐसा नहीं हुआ। लोग बाहर रह गए, उनके मन में ऐसी भावना नहीं आ पाई। तो वो यहां वो कहती है कि वो जो भावना लुप्त हो गई, लोग क्या कर रहे थे, राजनीति को निजी सुख के साधन के रूप में देखने लगे। तो यहां अरेंट उन दोनों क्रांति का विश्लेषण करती हुई ये कहना चाहती है कि किसी भी देश में क्रांतिकारी परंपरा की सार्थकता इस बात में है कि लोग अपने क्षेत्रों के साथ स्वतंत्र कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए सार्वजनिक सुख को बढ़ावा दें। यानी ना तो वो संतुष्ट क्या थी, अमेरिका क्रांति से थी, और ना वो फ्रांस की क्रांति से थी। उसने कहा क्रांति किस लिए होनी चाहिए? क्रांति इसलिए होनी चाहिए कि लोग स्वतंत्र कार्रवाई में हिस्सा ले और सार्वजनिक सुख को बढ़ावा दें। और यह तब हो सकता है जब आधुनिक युग के जनपुंज समाज की बुराइयों को दूर कर प्राचीन यूनानी नगर राज्य की विशेषताओं की ओर लौट जाए। हालांकि वो क्या कहना चाहती है, नगर राज्यों की ओर लौटा जाए, वर्तमान में जो जनपुंज समाज की जो विशेषताएं उनसे हटा जाए
लेकिन आलोचक ये बात कहते हैं कि यूनानी नगर राज्यों की विशेषताओं की ओर लौटना व्यवहारिक नहीं। अपनी पुस्तक शक्ति का विश्लेषण वो करते हुए कहती है, अपनी पुस्तक में इसको शक्ति को रचनात्मक सिद्धांत यानी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ पावर कहती है, और वो कहते हैं हिंसा और शक्ति में अंतर करती है। अब अंतर क्या करती है? जब शासक जनसाधारण की इच्छा के विरुद्ध में अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए बल का प्रयोग करते हैं, जनसाधारण की इच्छा के विपरीत यदि जो शासक है वो अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए बल का प्रयोग करते हैं, तो इस व्यवहार को उसने हिंसा की संज्ञा दी। यानी शक्ति की परंपरागत जो धारणा थी जिसमें हिंसा कहा गया था, जो परंपरागत शक्ति की परंपरागत धारणा है उसमें हिंसा की कोटि में रख दिया उसको, और शक्ति की एक नई व्याख्या थी, नई संकल्पना देने का प्रयत्न किया, यानी शक्ति को जनसाधारण से संबंधित कर दिया। राजनीतिक संस्थाएं शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं जब जनसाधारण कई तरह की शक्तियों का प्रयोग करता है या करते हैं तो अनेक राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण होता है, यानी जनसाधारण का सहयोग पूर्ण जो संगठन होता है वो शक्ति कहलाता है। तो हिंसा क्या थी? शासक वर्ग जबरदस्ती जनता पर कोई इच्छा सौंपता कार्य करवाता, उसे हिंसा कहा गया, और खुद व्यक्ति या जनसाधारण आगे से भाग लेकर एक सहयोगपूर्ण संगठन स्थापित करता है तो वो शक्ति कहलाता है। शक्ति का प्रयोग लोगों के परस्पर सहयोग में सार्थक होता है। शक्ति सार्वजनिक जगत को एकजुट रखती है और हिंसा उसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करती है। सार्वजनिक जगत और राज्य में भी अंतर बताती हुई हन्ना अरेंट कहती है, जब साधारण यानी जनसाधारण स्वेच्छा से ऐसा व्यवहार करते हैं कि वे एक दूसरे के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करें, तो वे सार्वजनिक जगत का निर्माण करते हैं, यानी सार्वजनिक जगत में समतावादी व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। दूसरी ओर जब कोई बाह्य संगठन उन्हें किसी विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए विवश करता है, जैसे राज्य, विवश कौन करेगा? जनसाधारण को राज्य करेगा। तो यह हन्ना अरेंट एक चेतावनी देती हुई एक बात कहती है कि जहां यथार्थ शक्ति अनुपस्थित हो वहां रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हिंसा उभर कर सामने आ जाती है। यानी शक्ति, लोगों का जनसहयोग होना चाहिए। अगर जनसहयोग नहीं होगा लोगों के अंदर तो वह हिंसा आ जाएगी, राज्य यहाँ पर अपनी इच्छाएं थोपेगा। तो लोगों को एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर लोग एकजुट होकर कार्रवाई नहीं करते हैं तो वह राज्य के उत्पीड़न के शिकार हो जाते हैं। ये विचार उन्होंने उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए दिए थे। शक्ति और सत्ता की वो जो बात करते हैं इनको अलग अलग बताते हैं। ओरेंट की जो शब्दावली में शक्ति और सत्ता का संबंध भी भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्रों से है। सत्ता का संबंध क्या है? आदेश देने और पालन करने से। ये जो है ये हिंसा पर आधारित है, इसका संबंध राज्य क्षेत्र से। जबकि शक्ति है वो जनसाधारण से संबंधित है और वह समतावादी व्यवस्था को जन्म देती है। केवल शक्ति ही वेद सत्ता का सृजन कर सकती है, हिंसा ऐसा कभी नहीं कर सकती। उन्होंने चेतावनी दी, हिंसा शक्ति को नष्ट कर यह उसका सृजन करने में सर्वथा असमर्थ है। यहाँ पर हन्ना अरेंट पूरी होती है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।